हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट पता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की साइकिल होती है जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला चीज़ होती है एवापोरेटर, दूसरी चीज़ होती है कंप्रेसर, तीसरी चीज़ होती है कंडेंसर, और चौथी चीज़ होती है एक्सपेंशन वाल्व। ये साइकिल बेसिकली रिवर्सिबल रैंकाइन साइकिल के ऊपर वर्क करती है। एवापोरेटर का काम होता है, एवापोरेटर और कंडेंसर दोनों एक तरह के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। जो भी स्पेस आपको कूल करना होगा, सपोज करें एक TL टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो अगर एक्सटर्नल सोर्स से कोई हीट क्यू आ रही है, तो अगर आप इस स्पेस को जिसको आप एक कूल करना है उसको इसी टेम्परेचर पे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको इस क्यू अमाउंट ऑफ हीट को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना होगा, और इसी के लिए एवापोरेटर काम आता है। एवापोरेटर बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है जो कि आपकी इस हीट को अपने में लेता है, और ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। जनरली कई तरह के रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं, तो रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जैसे ही सपोज करें R134A एक तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, इस बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा मैं। एक रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास होता है एवापोरेटर से, तो वो इस हीट को लेके अपने आप को वेपराइज कर लेता है। तो यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो स्टेट होती है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पे वो वेपर बन चुका होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट जो यहाँ से पास हुआ उसने इससे हीट ली और ये वेपर में कन्वर्ट हुआ जिसका टेम्परेचर हाई है बट प्रेशर लो है। ठीक है, अब ये इस कंप्रेसर से पास होता है। इस कंप्रेसर से पास होने के बाद इसका प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि अब इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और इसका प्रेशर भी हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेपर। अब ये वेपर जो रेफ्रिजरेंट का है वो कंडेंसर से पास होगा और यहाँ पे वो ठंडा होता है बाय एक्सचेंजिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में ये हीट रिजेक्ट करेगा, जिसे QH कहेंगे हम। सपोज करें ये QL था, और यहाँ पे जब ये निकलता है यहाँ से, तो ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ये लूज़ करता है हीट रिलीज़ करने के सेंस में। और उसके बाद ये पास होता है एक्सपेंशन वाल्व में, जहाँ पे थ्रॉटलिंग इफेक्ट के थ्रू ये अगेन एवापोरेटर प्रेशर पे आ जाता है। तो ये एक बेसिकली वेपर कंप्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, साइकिल का एक छोटा सा एग्जांपल है। ये साइकिल कैसे चलती है, इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। जहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है। वर्क यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, जो कि एक हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले कि हम बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के बारे में, हमें 2 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक है एनर्जी के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म होता है हाई ग्रेड, जो कि वर्क के फॉर्म में होता है, जिसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, हाई ग्रेड। और एक फॉर्म होता है लो ग्रेड, जिसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हीट के फॉर्म में होता है। तो हाई ग्रेड एनर्जी जो कि आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आप फ्रिज चला सकते हो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चला सकते हो, डायरेक्टली यूजेबल है, इसलिए ये कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू लो ग्रेड एनर्जी, यानी कि हीट को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हीट को आपको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास वर्क है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, तो आप इस साइकिल का उपयोग करते हो। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी इनएक्सपेंसिव है, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एनर्जी की या जियोथर्मल एनर्जी की, जहाँ पे टेम्परेचर का रेंज 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, तो वहाँ पे ये साइकिल आप ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो अगर आप आइडियल वर्जन देखें तो वो टेम्परेचर लिमिट स्पेस की किसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, और इतने कम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर इतना कम होगा तो इसका COP बहुत ही कम आएगा। तो यानी कि अगर आपका
हीट सोर्स लो इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी का है तो आप इस साइकिल को यूज़ नहीं कर सकते। वहीं पे आता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? रेफ्रिजरेंट का। तो कर कौन रहा है? एक ट्रांसपोर्ट मीडियम इसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जिसे हम जनरली एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये सिस्टम है जिसको मैंने ड्रॉ किया है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है वेपर कंप्रेशन साइकिल जो मैंने पहले बताई, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द कंप्रेसर इन दिस सिस्टम has been replaced by a different and complex system which consists of an absorber, a pump, a generator। यानी कि वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन में छोटा सा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर का है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर होता है और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में उस कंप्रेसर को हम रिप्लेस करते हैं 3 चीज़ों से, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर से। तो जनरली जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं, हमने जनरल यूज़ में होता है, वो होता है अमोनिया वाटर सिस्टम, अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। यानी पे यहाँ पे अमोनिया जो होता है वो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, और वाटर जो है वो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसके अलावा और भी कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जैसे मैं बताऊँ आपको तो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सिस्टम, या लिथियम क्लोराइड और वाटर का सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जो होते हैं, ये दोनों जो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर का मिश्रण। हाँ, ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे वाटर रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड ये एब्जॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब अमोनिया वेपर जो कि रेफ्रिजरेंट है, सपोज करें हम अमोनिया और वाटर के सेंस में बात कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब अमोनिया वेपर का प्रेशर इस बॉक्स वाले सिस्टम से रेज होता है, जो कि इसका इकलौता काम होता है, यानी कि एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर का इकलौता काम है इस अमोनिया वेपर का प्रेशर इंक्रीज़ करना। जब ये प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो अब सेम साइकिल जो पहले हमने पढ़ी थी वेपर कंप्रेशन के बारे में, वो इस कंडेंसर के थ्रू पास होता है, इन विच इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस बाय एक्सचेंजिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि जब ये कंडेंसर में पास करता है तो यहाँ पे ये हीट रिलीज़ करता है कंडेंसर सराउंडिंग्स को। सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है, आपकी एटमॉस्फेयर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये थ्रॉटल्ड किया जाता है टिल द एवापोरेटर प्रेशर। थ्रॉटलिंग का बेसिकली मतलब है प्रेशर रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो वेपर होता है उसका टेम्परेचर तो लो होता है पर प्रेशर हाई होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम थ्रॉटलिंग बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हम एक्सपैंड करते हैं टिल एवापोरेटर प्रेशर, और यहाँ पे ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर अमोनिया वेपर, अमोनिया लिक्विड एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये हीट अगेन लेता है उस स्पेस से जिसे ठंडा करना होता है, यानी कि इट टेक्स हीट फ्रॉम द स्पेस विच इज़ टू बी कूल्ड व्हेन इट पासेस थ्रू द इवापोरेटर, और उसके बाद ये प्रोसेस अगेन रिपीट होता है। यानी कि सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जो इस बॉक्स में हुआ। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या होगा एक्चुअली। तो जब अमोनिया का वेपर सपोज करते हैं यहाँ से निकला, अमोनिया यहाँ से पास हुआ, अमोनिया लिक्विड यहाँ से जब इस अब्जॉर्बर में गया तो यहाँ पे वाटर होता है जो कि एज ए अब्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं। तो अमोनिया वाटर के साथ मिलके एक अमोनिया वाटर का सोल्यूशन बनाता है। ध्यान देने की बात यह है कि अमोनिया वाटर सोल्यूशन जो होता है, जो रिएक्शन होता है, वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, अमोनिया और वाटर, तो हीट रिलीज होती है। लेकिन इसके सॉल्युबिलिटी की एक महत्ता ये भी है कि जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, अमोनिया में वाटर का जो मिसिबिलिटी है वो घटती है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया वाटर में मिक्स करना है तो आपको टेम्परेचर कम करना होगा, और यही रीज़न होता है जो कि हम एक एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर की हेल्प से यहाँ पे कुछ हीट निकालते हैं सराउंडिंग को।
सपोज करें Q0, एक हीट एक्सचेंजर की हेल्प से इसको निकालते हैं। यानी कि अब अमोनिया और वाटर का एक सोल्यूशन जो कि अमोनिया मिरिच है वो यहाँ बन के तैयार है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट निकल रही थी वो अब हमने सराउंडिंग में निकाल दी है। अब काम बहुत छोटा सा बचा है, हम इसे पंप करेंगे जनरेटर में, यानी कि इस पंप की हेल्प से हम इसे जनरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स, अब वो सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका सोलर एनर्जी हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है या कुछ भी, उसकी हेल्प से आप QG अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसमें देते हैं। और ये जो लिक्विड अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन होता है इसका कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है, यानी कि मैं पूरा पार्ट सपोज करें 100% है तो उसमें से अराउंड 80% वेपराइज हो जाएगा, 20% अभी बचा रहेगा क्योंकि हीट का कंटेंट कम है। जो ये वेपर पार्ट है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का प्राइम पर्पस होता है कि ये अमोनिया और वाटर के जो वेपर मिक्सचर बना हुआ है इसमें से वाटर को सेपरेट कर देता है, यानी कि रेक्टिफायर से पास होने के बाद यहाँ पे जो मिलता है वो होता है अमोनिया वेपर सिर्फ, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अमोनिया वेपर वो यहाँ पे मिलता है। और जो यहाँ से पानी बचता है जो कंडेंस होकर निकलता है वो अगेन वी सेंड इट बैक टू जनरेटर। इसके बाद सारा प्रोसेस अगेन सेम, ये अगेन कंडेंसर से पास होता है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हीट एक्सचेंज करता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर बनता है और हाई प्रेशर जो होता है वो उसको हम थ्रॉटलिंग वाल्व यानी कि एक्सपेंशन वाल्व से पास कराते हैं, जिसके थ्रू प्रेशर रिड्यूस होता है, कब तक, एवापोरेटर प्रेशर के थ्रू। और अगेन ये रेफ्रिजरेंट जब एवापोरेटर से पास करता है तो इट टेक्स हीट फ्रॉम द स्पेस विच इज़ टू बी कूल। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन में है वो ये है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आप पंप लिक्विड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आपको पंप लिक्विड को करना पड़ रहा है, अनलाइक वेपर कंप्रेशन सिस्टम जहाँ पे आपने वेपर को पंप किया था। तो होता क्या है, अगर आप लोगों को स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के बारे में पता है तो स्टेडी फ्लो वर्क डिवाइसेस यानी कि जो पंप और कंप्रेसर्स होते हैं, पंप और कंप्रेसर्स, इन्हें हम स्टेडी फ्लो डिवाइसेस कहते हैं, पंप और कंप्रेसर। तो इनका जो वर्क डन होता है यानी कि वर्क कंजम्पशन होता है वो -VdP होता है। ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। तो यानी कि जो वर्क कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि V है यहाँ पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ टू बी पम्प। अगर ये लिक्विड है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का होगा, अगर ये वेपर है तो वेपर का होगा। ध्यान देने की बात ये है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर से, यानी कि लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर के स्पेसिफिक वॉल्यूम से कम होता है। और यही रीज़न है कि जो वर्क कंजम्पशन हमें इस लिक्विड को पंप करने में लगता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो आपने वर्क इसमें कंज्यूम कराया इन कंपैरिजन टू द वेपर कंप्रेशन सिस्टम बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप यहाँ पे लिक्विड को पंप कर रहे हैं। लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, वर्क डन स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका वर्क डन बहुत ही कम होता है। अगर आप न्यूमेरिक टर्म्स में बात करें तो जितनी आप हीट देते हैं QG, ये वर्क डन शायद 0.01 टाइम्स QG यानी कि ऑलमोस्ट 1% होता है। यानी कि अगर आपने 100 जूल्स की हीट यहाँ जनरेटर में दी है तो शायद आपको वर्क कंजम्पशन 1 जूल का ही हुआ होगा। ये जनरल टर्म है, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन जनरल टर्म बता रहा हूँ मैं। यानी कि वर्क डन सिर्फ और सिर्फ 1% ही होता है, यानी कि इतना कम इनपुट आपको देना पड़ रहा है अलग से। तो ये सबसे बड़ी और स्पेशल बात होती है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। अब चूँकि इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम कभी कभी इसे हीट ड्रिवन सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप ओवरऑल सिस्टम में नोटिस करें तो इसमें कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसका सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। चूँकि ये हीट ड्रिवन सिस्टम है
जो कि लो ग्रेड ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, और प्रिसाइजली मैं कहूँ तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ये सिस्टम लेस एफिशिएंट होता है। अब एक बात और भी है कि ये सिस्टम जनरली यूज़ नहीं हो रहे हैं इस समय, तो इन सिस्टम्स की जो मेंटेनेंस है वो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप ये सिस्टम को जनरली नहीं पाएंगे, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी नहीं होती, यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इस सिस्टम की जिसके रीज़न से ये जनरली यूज़ नहीं होते, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम ब्रोमाइड और वाटर वाले वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को, तो इस सिस्टम को हम एज एन एब्जॉर्प्शन चिलर्स की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसे रेफ्रिजरेशन की तरह नहीं, एयर कंडीशनिंग के फॉर्म में, जहाँ पे आपको मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है। आई होप सबको पता है कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का डिफरेंस क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है तो ये सिस्टम एज ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, और कभी कभी ये एज एब्जॉर्प्शन चिलर्स भी यूज़ होते हैं। एब्जॉर्प्शन चिलर्स की तरह भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेस पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के से। अब अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस सिस्टम की, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जनरल डेफिनेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो होता है बेसिकली डिज़ायर्ड इफेक्ट का, यानी कि हमें क्या चाहिए, किससे जो रिक्वायर्ड इनपुट हुआ इस इफेक्ट को पाने में, यानी कि आपको क्या चाहिए था और आपने उसके लिए क्या इनपुट दिया, यानी कि हमें क्या चाहिए था बेसिकली। ये हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, यानी कि दिस इज़ द स्पेस विच इज़ टू बी कूल्ड। इस स्पेस से हमें ये क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट ये निकालनी थी, ये हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट था। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट में क्या आ गया? क्यूएल। किससे? रिक्वायर्ड इनपुट। इनपुट हमने दो जगह दिए हैं। इनपुट हमने एक तो दिया है इस पंप में, तो ये पंप का वर्क आ गया, और एक इनपुट हमने दिया है जनरेटर में QG, तो ये जनरेटर का इनपुट आ गया। अब सबको ये बताया था मैंने सबसे पहले कि जो वर्क होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 1%, तो इसको हम ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, और इस तरह से आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आता है वो निकल के आता है एज ए रेशियो ऑफ QL एंड QG। QL बेसिकली वो हीट है जो आपने रेफ्रिजरेटर स्पेस से एवापोरेटर में दी है। QG वो हीट है जो आपको इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी से मिला है। तो ये बेसिकली रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है ये देखते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने भी प्रोसेसेस इस साइकिल में हो रहे हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर आपको याद हो इरिवर्सिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, तो किसी भी तरह का इंटरनल फ्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं इरिवर्सिबिलिटी के, यानी कि किसी जो भी प्रोसेस आप अपना रहे हैं उसमें किसी तरह का इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये अगर दोनों आप अटेन कर लेते हैं तो आपको इस सिस्टम का मैक्सिमम COP मिल जाएगा। तो इसके लिए अब इस पार्ट को आप लोगों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, मैं बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपने हीट सोर्स में जो कि TG टेम्परेचर पे था, हीट सोर्स
जो टी जी टेम्परेचर से था उससे अगर आप हीट ट्रांसफ़र करते हैं क्यू जी किसी ऐसे हीट इंजन को जो कि रिवर्सिबल है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत देर से बताऊंगा। हीट सोर्स जो कि टी जी टेम्परेचर पे है, अगर उससे आप क्यू जी हीट ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऐसे हीट इंजन को जो कि रिवर्सिबल है, और आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया एटमॉस्फेयर में जो कि टी नॉट टेम्परेचर पे है। मैं इसको ध्यान से लिख देता हूँ कि टी जी जो है वो जनरेटेड टेम्परेचर है, टी नॉट जो है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, और स्पेसिफिकली कहें तो सराउंडिंग टेम्परेचर है, और टी एल जिसको अभी हम आगे यूज़ करेंगे वो है टेम्परेचर ऑफ द स्पेस टू बी कूल्ड। ठीक है, तो अगर आप, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप टी जी जो कि सोर्स का टेम्परेचर है उससे क्यू जी अमाउंट ऑफ हीट को किसी ऐसे हीट इंजन जो कि रिवर्सिबल में वर्क कर रहा है उसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल वर्क प्रोड्यूस करेगा जिसका वैल्यू होगा एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन टाइम्स क्यू जी। और अगर आप इस वर्क को यूज़ करें टू ऑपरेट a reversible refrigerator which is transferring heat from low temperature that is TL to a high temperature that is T naught, and the amount of heat is QL, तो शायद हमें मैक्सिमम COP सिस्टम का मिल सकता है। यानी कि मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप QG अमाउंट ऑफ हीट को जनरेटेड टेम्परेचर से किसी ऐसे हीट इंजन से पास करें जो कि रिवर्सिबल वर्क प्रोड्यूस करे, और इस वर्क को आप यूज़ करें टू ऑपरेट अ रेफ्रिजरेटर इन रिवर्सिबल मैनर विच इज़ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर TL विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस टू बी कूल्ड टू अ हाई टेम्परेचर T नॉट बाई ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ हीट QL, देन यू माइट हैव अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम COP ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो अगर हम सोचें तो इस QL को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम सोचें इस QL को क्या लिख सकते हैं? QL हो सकता है COP ऑफ सिस्टम, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइम्स द वर्क विच इट गॉट। ठीक है, ये QL का मतलब ये है कि इस सिस्टम का जो COP आ रहा है मल्टीप्लिकेशन बाई रिवर्सिबल वर्क जो इसको फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया गया। तो अगर हम देखें तो QL इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइम्स रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क क्या है, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं इसको, यानी कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइम्स QG। अगर इस QG को हम लेफ्ट लेके आते हैं तो ये बनता है QL अपॉन QG इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। यानी कि जो आप मैक्सिमम COP की बात कर रहे थे, कार्नोट COP की बात कर रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि प्रोडक्ट है इस रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी का इस रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। तो ये एक बहुत ही बड़ा फार्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको 3 टेम्परेचर्स मिलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करूँ तो सपोज करते हैं कि एक TG है जो सबसे हाई टेम्परेचर है, इससे एक हीट इंजन ऑपरेट हुआ, T नॉट तक लो टेम्परेचर इसका है, और इससे एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट हुआ TL तक। यानी कि TG से QG हीट आ रही है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ गई, हीट रिजेक्ट हुई T नॉट पे, और इस हीट इंजन से जो वर्क निकला, इस हीट इंजन से जो वर्क निकला उसको आपने यूज़ किया टू ऑपरेट दिस रेफ्रिजरेटर विच इज़ ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ हीट QL फ्रॉम लो टेम्परेचर TL टू इट्स हाई टेम्परेचर विच इज़ सराउंडिंग्स। ये हीट
Q1 और Q2 हमारे लिए इंपॉर्टेंस की नहीं है, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, मगर कितनी हीट हम जनरेटर से जनरेट कर रहे हैं और कितनी हीट हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस से निकाल रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो कैरनॉट का COP है, इसको अगर हम टर्म्स में लिखें COP ऑफ R या रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, ये ऑपरेट कर रहा है TG और T0 के बीच में, तो सबको पता ही होगा 1 माइनस T0 अपॉन TG टाइम्स COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। COP ये है TL और T0 के बीच में, TL अपॉन T0 माइनस TL, तो ये होता है मैक्सिमम COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहाँ पे कोई सारा सिस्टम रिवर्सिबल वे में ऑपरेट हो रहा है और किसी भी तरह की कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस केस में। यानी कि जो भी एक्चुअल सिस्टम वर्क करेगा हमारा, उसकी एफिशिएंसी इस एफिशिएंसी से हमेशा कम होगी। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला मैक्सिमम COP का। अब मैंने आप लोगों से सभी थोड़ा देर पहले बोला था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वहीं पे ख़त्म होता है। मैंने लास्ट बीच में एक बार बोला था आप लोगों की रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बीच का डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि सबको समझ में आना चाहिए। रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या करता है, रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप वाटर के सेंस में बात करते हैं तो कोई भी प्रोसेस जहाँ पे आपको टेम्परेचर नेगेटिव ले जाने होते हैं, वहाँ पे आप रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, यानी कि टेम्परेचर लोअर दैन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यू हैव टू फ्रीज द सिस्टम। एयर कंडीशनिंग ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आपको कोई चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं ले जानी है, यानी कि आपको टेम्परेचर इतना करना है कि ये कंफर्ट जोन में है। एयर कंडीशनिंग का मतलब और भी होता है कि इसमें आपको एयर की वेलोसिटी यानी कि फ्लो को भी कंट्रोल करना होता है, फ्लो कंट्रोल ऑफ एयर। इसमें आपको ह्यूमिडिटी देखना पड़ता है, ऑर्डर देखना पड़ता है एयर का, प्योरिटी कितनी है, ऑर्डर और प्योरिटी और टेम्परेचर। तो यानी कि एयर कंडीशनिंग में आपको 4 पैरामीटर्स पे अलग अलग ध्यान देना होता है, जबकि एयर कंडीशनिंग इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर विच इज़ टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप फ्रीज में देखें, अपने फ्रिज में जो इवापोरेटर होता है, जो आपका फ्रीज़र होता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडा करना है और कुछ नहीं करना। वो हवा कैसी आ रही है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस होते हैं, उस एयर कंडीशनिंग डिवाइस में आपको फ़र्क पड़ता है। आप कंट्रोल करते हो कि आपकी AC की स्पीड कितनी है, आपकी रूम की ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका जो एयर आ रही है वो कितनी प्योर है और उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वेपर एब्जॉर्प्शन या वेपर कंप्रेशन में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं आपकी हेल्प अपने स्तर से जितना कर सकता हूँ पूरे तरह से करूँगा। थैंक यू सो मच।